क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 21 अप्रैल जिस दिन सिविल सर्विसेज डे होता है, आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में 21 अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, टेलीग्राम चैनल जो फ्री वाला है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे पेड ग्रुप्स चालू है, उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए हमारे पेड ग्रुप चालू है। यूपीपीएससी का नया पेड ग्रुप जो है 25 अप्रैल चालू हो रहा है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक, जो आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी या 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक, किसके नाम पर है? श्रीलंका की कैपिटल के नाम पे है कोलंबो। सिक्योरिटी संबंधित है। इसमें अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई 19 अप्रैल को, ऑर्गेनाइज करी थी किसने? इंडिया ने, इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया ने। ठीक, मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि आतंकवाद के मामलों की जांच में अनुभवों को साझा करना। मतलब कि जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो रहा था, तो उसमें जो है आतंकवाद से, टेररिज्म से जो है निपटने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना आपस में, ताकि सब लोग मजबूती के साथ में जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकें। ठीक, कब हुआ? 19 अप्रैल को हुआ। किसने ऑर्गेनाइज किया था? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया ने। ठीक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो भारत की है, और आतंकवाद के एक्सपीरियंस पे शेयर किया गया। ठीक, कौन कौन है इसमें? इंडिया है, श्रीलंका है, मॉरिशस है और मालदीव्स है। ठीक है, और बांग्लादेश, इन सब ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है, ये ग्रुपिंग है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस की, 4 उनकी ग्रुपिंग है ये। हालांकि यहाँ पे बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअल मोड में। ये 5th अभी जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे अजीत डोवल जी की आप शक्ल देख रहे होंगे यहाँ पर, तो 5th मीटिंग जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की थी, ठीक है ना, जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंतर्गत, वो मालदीव्स में हुई थी 9-10 मार्च 2022 में। ठीक, अगर आप लोग से पूछे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की लेवल की मीटिंग जो थी वो कब, कौन सी वाली थी? 5वीं थी। ठीक है ना, और अभी जो है आतंकवाद से संबंधित, मतलब ये ग्रुपिंग है, अलग अलग मुद्दों पे जो है इस पे बात होती रहती है। तो एनएसए वालों की मीटिंग 5वीं मार्च में हुई थी, मालदीव्स में हुई थी। कौन कौन है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस। ठीक, याद रहेगा। क्वेश्चंस आखिरी में है, आप लोग को मिलेंगे सारे, बताना। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित अगला टॉपिक है नेशनल हाईवे प्रीकास्ट कंक्रीट पॉलिसी। ये आप लोगों ने देखा होगा कई बार इस तरीके से। ये देखिए, मशीन होती है, इसमें से बिल्कुल तुरंत जो है लेयर निकलती रहती है। ठीक, इसी को बोलते हैं, ये जो मटेरियल ना, इसी बोलते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट मटेरियल। ठीक, तो इसके, और ये तुरंत ये लेयर बनती रहती है, बहुत तेजी से बनती है, इसमें कोई ज़्यादा धुआं, पोल्यूशन, ठीक है ना, वो सब नहीं होता है, और स्पीड से जो है अच्छी क्वालिटी का जो है ये रोड बनती चली जाती है। तो इसी के लिए अभी जो है यहाँ पर नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे एंड अदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रोड प्रोजेक्ट जो है, इसको लोग कहा है कि भैया ये वाला मटेरियल ही यूज करना है। ठीक है, नेशनल हाईवे प्रीकास्ट कंक्रीट पॉलिसी आई है, नीति आई है, इसमें कहा गया कि ये वाला मटेरियल यूज करना जरूरी हो गया है। प्रीकास्ट फैक्ट्री, जैसे मान लीजिए प्रीकास्ट फैक्ट्री कहीं पे लगी हुई है, तो उसके जो है रेडियस में 100 किलोमीटर तक आपको मैंडेटरी है कि यही वाली जो है मटेरियल यूज करना है। ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है उसने ये वाला निकाला है। ठीक, मैंडेटरी कर दिया है। 25% जो है टोटल कंक्रीट वॉल्यूम का जो है इसमें मैंडेटरी है, मिनिमम इतना लगाओगे। बस जहाँ पे ब्रिजेस है, वायरडक्ट है और ये आरओबी है, यहाँ को छोड़कर। ठीक, इंडस्ट्रियलाइज प्रीकास्ट कंक्रीट जो है, इसमें इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। हर वेदर में बढ़िया रहती है, कंस्ट्रक्शन तेजी से होता है, रिलायबल क्वालिटी रहती है, विश्वसनीय गुणवत्ता है, एक रूपता है, ठीक है ना, सौंदर्यकरण, नॉइज और एयर पोल्यूशन कम होता है। ठीक है, ये सब है। और साथ ही साथ एमएसएमई जो है हमारा, मध्यम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर, इसको भी जो है बढ़ावा मिलेगा प्रीकास्ट वाली इस पॉलिसी से। कौन लाया है मिनिस्ट्री इस पॉलिसी को? कमेंट करके बताइए। जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित अगला टॉपिक है नेट पॉलरेक्स 8। मतलब ये वाला नाम सुन के मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि नेट पॉलरेक्स तो कोई एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और
अब मैंने कभी नाम सुना नहीं था, फिर जब पढ़ा तो अब याद हो गया ये कि 8th एडिशन था 2 दिन का नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज। ठीक, पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज है, लेकिन ये पॉल्यूशन किस प्रकार का है बस इसको याद कर लिया आपने तो आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो देखो जो समुद्र में ऑयल स्पिल हो जाती है ना, जो कोई ऑयल लेके जा रहे हैं तो ऑयल जो है फैल जाता है या फिर मतलब टूट गया कंटेनर या जो भी है, तो ऑयल स्पिल से लड़ने के लिए, ठीक, एन से इसको नेवी ऐसे कुछ याद कर लो, ऑयल स्पिल से याद कर लो ऐसे कि ऑयल स्पिल लड़ने के लिए एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज। 8वें लेवल का था अभी, और अभी इनॉग्रेट इसको कौन करता है, डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो करते हैं। कंडक्ट किसने कराया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने करवाया। कहाँ पे हुआ, मर्मुगांव जो है हार्बर गोवा में। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया ऑयल स्पिल जो होती है, मरीन स्पिल जो होती है, उनसे निपटने के लिए हम लोग तैयार रहें, अपनी कैपेसिटी बढ़ा कर रखें। ठीक, और किस हिसाब से काम करना है वो एक गाइडलाइंस दी गई हैं, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान, उसके अनुसार काम करना है हमें। एट द नेशनल और रीजनल लेवल पे जो सासेप जो है, सासेप का फुल फॉर्म बताइए, साउथ एशियन करके है, जो समझौता ज्ञापन है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है ना, मान लो कि भारत के पानी में मतलब जो है नॉटिकल माइल में नहीं आता है, कंटिगुअस जोन में नहीं आता है, तो आप वहाँ पे भी अपने कंटीजेंसी प्लान के हिसाब से तो ना बात करोगे। जो सासेब जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने जो एनवायरनमेंट संबंधित जो भी मतलब गाइडलाइन दी होगी उसके हिसाब से वहाँ काम करना होगा। और ये इवेंट जो है अभी यहाँ पर 85 पार्टिसिपेंट थे, 50 एजेंसी से थे, 29 ऑब्जर्वर थे आपके, 22 फ्रेंडली फॉरेन नेशंस के द्वारा। ठीक, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, 2 कोस्ट गार्ड शिप्स भी थे श्रीलंका और बांग्लादेश के। ठीक, देख रहे हो ये रिसाव हो गया है तेल का पानी में। अभी इसी तरीके का ऑयल स्पिल हम लोगों ने पढ़ा था गेप से संबंधित, आप लोग याद आ रहा है ये कहाँ पे जगह है, मैंने आपको पढ़ाया था। इसके नाम से एक गल्फ भी होता है, गल्फ ऑफ गेप्स, याद आ रहा है? अगर याद आ रहा तो समझ लो बढ़िया पढ़ रहे हो। जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री संबंधित अगला टॉपिक है अलूरी सीताराम राजू। देखो हिस्ट्री में हमारे यहाँ जो है एक रिबेलियन हुआ था जिसका नाम था रंपा रिबेलियन। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है रंपा रिबेलियन किया गया था 1922 में। ठीक, उसके जो लीडर थे उनको मनियम विरुद्धु, ये हीरो ऑफ द जंगल बोला जाता है, वैसे इनका क्या नाम था, इनका नाम था अलूरी सीतारामा राजू। ठीक है, तो इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स का किया था रंपा रिबेलियन 1992, और ये आंध्र प्रदेश जो आज का है वहाँ पर ये मतलब हुआ था, उस समय इन्होंने किया था। ठीक है, जंगल में था, बोले ऐसे देखो तो ये तीर कमान से इन्होंने लड़ाई उनके खिलाफ कर दी थी। और इंडियन रेवोल्यूशनरी थे, आर्म्ड कैंपेन किया इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ। अभी एक्चुअली न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने जाके इनके जो बर्थ प्लेस है अलूरी सीतारामा राजू, पंडरंगी विलेज, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, वहाँ उसको विजिट किया था, इसलिए न्यूज़ में था और इसलिए इंपॉर्टेंट भी हुआ था। रंपा रिबेलियन ये पूछा भी नहीं गया काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है पूछ ले। और आंध्र प्रदेश में जो आज का है वहाँ पे इन्होंने एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ जो है, जो 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट था, उसकी वजह से क्या हुआ था कि ये लोग जो ट्राइबल पीपल थे इनको जंगल में ही रहना है, जंगल में ही जाना, हर जगह बिल्कुल जंगल की ये मतलब अपना घर मानते हैं। और इस एक्ट के अंतर्गत जो ब्रिटिश लाया था 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, इसके अंतर्गत क्या था कि इनका मूवमेंट ही इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा ऐसी कैसी तुम्हारी, ये भी बताते हैं। तो इन्होंने बिगुल बोल दिया, मतलब बजा दिया, और जो है उनके खिलाफ आर्म रिबेलियन कर दिया था। जो कुछ था इनके बाद तीर कमान था, उसी से लड़ाई करी थी इन्होंने, और मतलब अच्छा इन्होंने टक्कर दी थी। इन देयर फॉरेस्ट हैबिटेट, और उनको जो उनका पारंपरिक रूप से जैसे वो रहते थे या फिर जो खेती करते थे, पोडू, ठीक है ना, एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम सुना है, झूम कल्टीवेशन, तो वैसे पोडू होता है, तो वो भी नहीं करने दे रहे थे। ठीक है ना, जिसमें स्लैश एंड बर्न होता है, जंगल के एक एरिया को जो है जलाया, उसमें से जो है आपका क्या कहते हैं अपनी एग्रीकल्चर करी, और फिर जब से खनिज खत्म हो गया तो फिर उसको ऐसे ही खाली छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह वहाँ जलाया, फिर वहाँ पे क्योंकि पेड़ जलाओगे तभी तो एग्रीकल्चर कर पाओगे, तो वहाँ किया, फिर जब वहाँ से खनिज मतलब खत्म हो गया तो छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर वापस उसी जगह चले गए जहाँ पहले वाले थे, तो वहाँ पे जो है फिर तब तक जो है खनिज रिस्टोर हो जाते हैं नेचुरली, तो फिर हो जाता है, फिर मतलब एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो पोडू वोडू नहीं करने दे रहे थे इनको, एग्रीकल्चर नहीं करने देते, भाई खाने भी नहीं दोगे क्या, ये चक्कर है, जाने भी नहीं दे रहे थे, तो इसलिए इन्होंने मनियम विरुद्धु,
ठीक, वैसे ओवरऑल इनका जो क्या नाम है, अलूरी सीताराम राजू। ठीक, रंपा रिबेलियन याद रखना। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमिक्स संबंधी अगला टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स। एक्चुअली देखो, जो पहले एक बेस रेट होता था, ठीक, बेस रेट होता था, और ये इसलिए मतलब आपका जो है, आपका बैंक, हर बैंक जो है ये बताता था कि भाई साहब ये रेट है, इसके नीचे हम किसी को भी मतलब नहीं लोन देंगे, इसके इसके मतलब इसके बराबर या फिर इसके ऊपर ही हम लोन लेंगे। और ये हर बैंक जो है अपना अलग बनाता है, ठीक है ना। और ये जो MCLR है, सिंपल से समझ लो कि जो RBI के द्वारा मौद्रिक नीति आती है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना, कि वो आपने सुना होगा अभी पीछे भी कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन पे ध्यान देना चाहते हैं या फिर ग्रोथ पे ध्यान देना चाहते हैं, GDP बढ़ावा देना चाहते हैं, एकोमोडेटिव बोला जाता है। तो वो नीति जो है पास ऑन नहीं करते थे, पॉलिसी रेट्स में चेंजेस जो भी किए जाते थे RBI के द्वारा, उसको पास ऑन नहीं करते थे बैंक्स। मान लीजिए पॉलिसी रेट्स घटा भी दिए RBI ने, लेकिन जो बैंक होते थे, SBI हो गए, HDFC हो गए, ये लोग जो है EMI में ये घटाते नहीं थे, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने चेंज करके RBI ने कहा कि तुम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है, जो नई पॉलिसी रेट्स हमने कम किए या जो ज़्यादा किए, उसके अनुसार आप लोन में भी परिवर्तन करो। भाई RBI की मैंने आपको कई बार बताया कि उन्होंने पॉलिसी रेट्स कम कर दिए, तो उससे क्या है कि लोन सस्ते हो गए या फिर लोन महंगे हो गए। अब उन्होंने पॉलिसी रेट्स, RBI तो कम घटा रहा है, कम कर रहा है, लेकिन जो बैंक्स हैं वो आगे पास ऑन ही नहीं कर रहे हैं कंज्यूमर्स को कि भाई सब लोन उसी के अनुपात में जो है घटे या बढ़े। तो मौद्रिक नीति हो रही थी फेल, मॉनेटरी पॉलिसी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी हम नए पॉलिसी रेट्स चेंजेस करेंगे उसमें जो है आप अपना ये नहीं कि आप ये बता दो कि अरे हमारे खर्चे बढ़ गए हैं तो तुमने फिर लोन ही न सस्ते किए या फिर बढ़ा दिए। तो मार्जिनल कॉस्ट को लो, जो भी तुम काम कर रहे हो नए पॉलिसी नीति के अनुसार, और फिर जो भी है नए लोन्स को या फिर जो EMI चल रही है उनमें चेंजेस लाओ। तो अभी ये चीज़ मतलब कॉन्सेप्ट है MCLR का जो मैंने आपको बताया, ठीक, ताकि मॉनेटरी नीति जो है वो पास ऑन हो जाए, मॉनेटरी पॉलिसी। अब सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यह है कि SBI ने 10 बेसिस पॉइंट जो है 0.10% इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिए हैं अपने लोन में, बस। और ये 2019 के बाद में इन्होंने ऐसा किया है भी। जिनकी EMI है SBI से, उनकी EMI जो है महंगी होने वाली है। हालांकि SBI से लोन अभी भी सस्ता है, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक या ICICI से कंपेयर करेंगे तो, ठीक। और ये MCLR जो है RBI लेके आया था 1 अप्रैल 2016 से, ठीक, ताकि मतलब ये है कि इज़ द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट, ये लोएस्ट सबसे कम ब्याज दर होती है जिसपे बैंक जो है लेंडर ऑफर करता है, ठीक है ना, लोन। और ये एप्लीकेबल होता है आपका 2019 के पहले के जो भी फ्लोटिंग रेट बैंक्स चल रहे हैं, लोन चल रहे हैं। फ्लोटिंग रेट वाले लोन्स, पता है अगर होम लोन कभी लिया हो या फिर सुना हो किसी से, कि जैसे जो रेट चेंजेस होंगे उस हिसाब से, मतलब फ्लोटिंग है, फिक्स्ड नहीं है, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और EMI जो है बढ़ने वाली है, जो भी जिन्होंने भी यहाँ पे किया है, ठीक है। ये देखिए MCLR ऑफ वेरियस, ये अब देखो वेरिएबल है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना, हर बैंक का सेम तो है नहीं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक। अगला टॉपिक है वो भैया कितनी बार हम लोग पढ़ेंगे, याद हो गया अब तो, ये जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस हेल्थ इश्यूज संबंधित WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, पारंपरिक मेडिसिन जैसे कि आयुष, योगा, सिद्धा ये पहला जो है पहला है इस तरीके की दुनिया में। और कहाँ पे खुला है? जामनगर, गुजरात में खुला है। अभी WHO के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और मोदी जी, इन्होंने जाके इसका फाउंडेशन स्टोन जामनगर गुजरात में इसको रखा, ठीक। और कौन कौन था भाई साहब? मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर जो हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये भी थे वहाँ पर। टेड्रोस गैब्रियोसिस, ये डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, ये भी थे। और प्रधानमंत्री तो हमारे थे ही थे, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टेब्लिश किया था। वर्ल्ड का पहला और ओनली है अभी, अकेला ही अभी है इस तरीके का GCTM है। जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात कितनी, ये तो रट गया होगा। अब देख लो ये रट कैसे गया है, क्योंकि कई बार आपने रिवीजन किया है, हमने रटने की कोशिश तो ना की, अपने आप ही आ रहा बार बार, ठीक।
और WHO ग्लोबल सेंटर जो है ये आपका, ये इसका इंटर्म यानी कि अंतरिम ऑफिस कहाँ बनाया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जो है गुजरात में, वहाँ पे इंटरिम ऑफिस इसका बनाया गया है। 250 US मिलियन डॉलर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है भाई साहब, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिर्फ इंडिया की ही नहीं, समझ लो ये इसका नाम क्या है, ग्लोबल सेंटर है, ग्लोबल। ठीक, सिर्फ इंडिया की ही ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं, दुनिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको मॉडर्न साइंस के साथ जोड़कर, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर दुनिया की जो है कम्युनिटीज का, सबकी हेल्थ को जो है बढ़ावा देना है, बढ़िया करना है। ठीक, तो कहीं ये मत सोच देना सिर्फ इंडिया का आयुष और आयुर्वेदा और यही जो है वहाँ पे जो है बाकी कंट्रीज का भी इसमें होगा। ठीक है, सेंटर जो है इसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन यूटिलाइज करेगा, टेक्निकल एडवांसमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है वो सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही लिमिटेड नहीं है। हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो है भारत का, वो पूरा एक होलिस्टिक साइंस ऑफ लाइफ है। जैसे योगा आप देखो पूरी एक वे ऑफ लाइफ टाइप का है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक, और गुजरात में कई सारे जो है, अभी मोदी जी गए हुए थे 2 दिन का, मैंने आप लोग पढ़ाए बताइए, तो उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर इनॉग्रेट किए हैं। एक तो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में जो है इन्होंने एक नया डेयरी कॉम्प्लेक्स और पोटैटो प्रोसेसिंग, यानी कि जो आलू है उसको प्रसंस्करण करेंगे, जो है चिप्स मिलेंगे आपको। ठीक, मतलब प्रोसेसिंग और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है देवधर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर इन्होंने ये इसको अभी डेडिकेट किया है। न्यू डेयरी कॉम्प्लेक्स, डेयरी मतलब दूध निकालने वाला जो गाय भैंसों से, वो भी है। और इसके अलावा जो है बनस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है इन्होंने खोला है, यहाँ पे डेडिकेट किया है। ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन क्या होता है, ये मतलब क्या करेगा, ये फार्मर्स जो है उनको साइंस से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है ना, कि ये वाली ब्रीड अच्छी है, ये वाली सीड बढ़िया है, ये करिए वो करिए। और रेडियो स्टेशन जो है ये कनेक्ट करेगा 5 लाख फार्मर्स को 1700 विलेज में। बनस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। ठीक, ऐसे बोलेगा, बताइए भैया कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पे भी खोलेगा, तो नाम दे देगा, बनस दे देगा, इंडस दे देगा। बनस एक्चुअली रिवर का भी एक नाम है वहाँ पर गुजरात में। ठीक, तो एक बार देखिएगा मैपिंग, तो ये चीज़ें बनासकांठा जो कंठा जो एक जगह भी है वहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट भी है। इसके अलावा जो है इन्होंने चीज़ प्रोडक्ट यानी पनीर और वे प्रोडक्ट यानी कि जो मट्ठा होता है पाउडर, उसको भी बनस डेयरी प्लांट पालनपुर में भी अभी खोला गया है। और इन्होंने एक जो है नेशन को ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायोगैस प्लांट भी डामा जो है गुजरात में दिया गया है। 4 गोबर गैस प्लांट भी यहाँ पे 100 टन कैपेसिटी वाले, ये भी इस्टेब्लिश किए गए हैं खिमाना, रतनपुरा, बेल्दी, रधनपुरा और थावर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे गुजरात में प्रोजेक्ट खोले गए हैं। बनस डेयरी जो है ये एक डिवीज़न है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का है, मतलब ये एक सहकारी जो है कोऑपरेटिव है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ सहकारिता मंत्रालय जो हमारा है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, उसके अंतर्गत आता है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। कोऑपरेटिव क्या होता है इससे संबंधित मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। ठीक, जो कमेंट करके बताइए। और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वहाँ पे बेस्ड है। और ये एशिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, एशिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। इसको 1969 में फाउंड किया गया था। ठीक, 1961 रूल जो था NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत, ठीक, ऑपरेशन फ्लड क्या है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था। वर्गीस कुरियन जो थे उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 एजुकेशन संबंधित। अभी क्या है कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो प्रोसीजर था कि इंडिया की कोई भी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा वाले जो संस्थान है, वो अगर टाई अप करना चाहते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में, मान लीजिए दोनों लोग मिलकर कोई कोर्स लाना चाहते हैं, भारत की यूनिवर्सिटी और फॉरेन की यूनिवर्सिटी मिलकर कोई कोर्स लाना चाहते हैं, या फिर किसी तरीके से जो है, अभी क्या है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार फॉरेन में जाना पड़ेगा, वहाँ के बाहर जाओ, यूक्रेन जैसी हालत हो जाए, वापस आए ही नहीं, या फिर कोई भी दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो अब ये भी है कि इंडिया की ही कोई यूनिवर्सिटी है वो टाई अप कर सकती है तो आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में कोर्सेज आपको यही प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस तो भाई साहब रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे MOU तो साइन हो जाएगा, ठीक, लेकिन UGC है, इसका काम ही है कि भाई साहब कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो, मानक मेंटेन हो। तो उन्होंने बताया कि हमने प्रोसीजर जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया है, आराम से आप टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
जो इंडियन यूनिवर्सिटी है और जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है, ये कौन सी होंगी, कुछ मतलब इसमें कंडीशन है, वहीं लोग ही टाइप कर सकते हैं। तो इंडिया वाली का तो भाई साहब ये है कि एक तो वहीं कंट्री जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, ध्यान रखना, इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो कोई मान लीजिए कोई एक कॉलेज भी है, लेकिन तो वो भी कर सकता है, यूनिवर्सिटी भी कर सकती है। तो अगर उनकी नाक बढ़िया है, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ग्रेडिंग जो है 3.01 या उससे ज़्यादा की रैंकिंग है, तो आप कर सकते हो। दुनिया में एक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की एक रैंकिंग आती है, अगर टॉप 1000 में है तो आप टाई अप कर सकते हो। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जो है उसमें अगर आप ऊपर हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अगर आप टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आते हो इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में, ठीक, NIRF, तो आप कर सकते हो, ठीक। और इसी प्रकार से जो फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो भी अगर 1000 QS में या फिर टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में आता होगा, तभी वो कर सकता है भारत वाली जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ में टाई अप। तो ये बस एक कंडीशन यहाँ पे रखी है। और यहाँ पे देखिए, पहले क्या होता था कि कोई भी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी था या फिर इंस्टीट्यूशन था, उसको टाई अप करना पड़ता था, तो UGC से अप्रूवल लेना पड़ता था। आप अप्रूवल की जरूरत नहीं, अपने कागज पत्र जो ये रैंकिंग है इसके हिसाब से अगर आप स्टैंड करते हो, तो आप अप्रूवल की जरूरत नहीं, सीधे जाके फॉरेन जो है यूनिवर्सिटी के साथ में, इंस्टीट्यूशन के साथ में टाई अप कर सकते हो, ठीक। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। देखो क्या है कि दिल्ली से देहरादून की जो इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस वे है, मेरठ होते हुए जा रही है ये, तो इसमें अभी NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने एक पैनल बनाया था, और पैनल बना के उन्होंने कहा था कि देख रेख करो, जो कोई ऐसा तो नहीं इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है या फिर जो है खतरा है या जो भी है। तो उस पैनल के जो हेड थे वो आपके जो है उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी थे, ठीक। तो लोग जो है नाखुश थे। दून में एक NGO है, देहरादून में ही एक NGO है, तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि ये जो पैनल के जो मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये पैनल जो बनाया गया है, ये देहरादून से दिल्ली तक का इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जो प्रोजेक्ट को देखरेख करने के लिए, एनवायरनमेंट की क्षति ना हो, तो इसमें हम कुछ चेंजेस चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई साहब, जो ये पैनल है इसके हेड थे उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनको हटा रहे हैं, ठीक, और हम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के जो है उनको इसका चीफ बना रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी की जो है हटाने का मतलब ये नहीं कि हमें उनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी पे या फिर नीयत पे कोई शक है, बिल्कुल कोई शक नहीं, बस हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि ऐसा याचिका दिया गया तो हमें लगता है कि इसको कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको हटा रहे हैं, बस इतना है। और इसमें यही है कि कंपनसेटरी ऑफ एफॉरेस्टेशन, मान लीजिए ये रोड बनाई जा रही है, एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, तो जो भी जंगल कटेगा उसको जो है आपको क्या है कि कंपनसेट करके किसी और जगह पे, ठीक, आपको सेम मतलब उसी लेवल का जो है जंगल वंगल बनाना पड़ता है, ठीक। तो ये चीज़ें, इसकी सबकी देखरेख करने के लिए पैनल था, NGT बनाया था, लेकिन अब इसके हेड को चेंज कर दिया गया, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। कोर्ट ने ये भी बता दिया कि CP गोयल जो है, हम उनके मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस है। और ये जो है ये बेंच ऑल्सो, इन्होंने कुछ और लोग को भी जो इन्वायरमेंटलिस्ट अच्छे अच्छे हैं उनको भी रखा गया। अनिल प्रकाश हैं, जोशी है, हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके फाउंडर उनको रखा है। विजय धसमना है, इनको भी रखा है, ठीक। NGO जो है सिटीजन फॉर ग्रीन दून, NGT ऑर्डर के अगेंस्ट ये चला गया था। 12 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के जो है ये मतलब द्वारा हेड किया जा रहा था ये पैनल। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नॉमिनी भी थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी नॉमिनी थे उत्तराखंड, और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब लोग भी थे, ठीक। इसमें देखो ये पैनल का काम यही था कमेटी का कि जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है या फिर अनसाइंटिफिक मक डंपिंग करी जा रही है और एनिमल कॉरिडोर को रोका जा रहा है, ठीक है ना, कौन से स्ट्रेस पे, नेशनल हाईवे 72A गणेशपुर से देहरादून रोड तक, तो उस पे ये सारी चीज़ें देख रेख करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, ठीक।
अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। देखिए चाइना और जो है आपका सोलोमन आइलैंड, उसके बीच में सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो गया है। सोलोमन आइलैंड की लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये आपका जो है यहाँ देखो आप, ये चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इस प्रशांत महासागर में, ये देखो सोलोमन आइलैंड। मैंने पहले भी आपको ये दिखाया है, पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में है। इसकी कैपिटल है होनियारा। ठीक, पॉपुलेशन ओशन देख लेता है, जो भी चक्कर है। कुछ यहाँ पे एथनिक चाइनीज़ में यहाँ पे रुके हुए हैं, मतलब आ गए यहाँ पर। और चाइनीज़ जो है अपना जो है ये देखो ऑस्ट्रेलिया के बगल में, मैंने आप लोगों को बताया भी था, देखो क्वाड वर्ड बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ थोड़ा बोला था, और चाइना भी जो है अपनी पहुंच बना रहा है ऑस्ट्रेलिया के बगल में और प्रशांत महासागर में भी। तो अभी उसने सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कोई वो नहीं है कि हेल्थ से संबंधित या फिर जो एजुकेशन संबंधित। चाइना सोलोमन सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ये सारी चीज़ें कराई हैं। सोलोमन आइलैंड ने भी जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अरेंजमेंट किया है, जिससे कि फर्दर चाइनीज सिक्योरिटी डील्स हो सकेंगी। हालांकि यहाँ पे सोलोमन आइलैंड ने एक चीज़ कही है कि हम चाइना के कोई भी मिलिट्री बेस यहाँ नहीं बनाने देंगे, ऐसा उसने बोला है, ठीक है ना। अब ये इसको स्पेसिफिक बोला है, तो ये काम तो जरूर होगा, देख लेना तुम, ठीक है ना। बोले बिना बगैर ही होगा, लेकिन होगा दोनों साइड ने। अब इसमें यही है कि कंडक्ट कर सकते हैं मेंटेनेंस, सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर लिखना चाहिए था, और पीपल लाइफ, प्रॉपर्टी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये सब हो गए, ठीक। और सोलोमन आइलैंड ने कहा है कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस वाले कंसर्न कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने जो एग्रीमेंट किया है उसमें चाइनीज मिलिट्री बेस यहाँ नहीं बनेगा, आप ध्यान रखिए, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। और सोलोमन आइलैंड एक सॉवरेन कंट्री है, संप्रभुता, जैसे भारत सॉवरेन कंट्री है वैसे वो भी एक कंट्री है भाई साहब। 6 मेजर आइलैंड है इसमें, 900 स्मॉल आइलैंड्स है ओशियानिया में। ये पपुआ न्यू गिनिया, ये जो जगह है इसके ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ वनातु पड़ता है, और नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी देख लो। इसकी कैपिटल जो है होनियारा है, जो कि ग्वाडाकनल जो सबसे बड़ा आइलैंड है वहाँ पर स्थित है, ठीक। क्या नाम है भाई साहब आपका? सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है। तो ये था आज जो क्वेश्चंस हैं, वो ध्यान से देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एक क्वेश्चन मैं हर उससे टॉपिक से आपसे पूछ रहा हूँ। सोलोमन आइलैंड जो है कहाँ पर स्थित है, ठीक। और जो है ये सिक्योरिटी डायलॉग इसने किसके साथ में अभी किया है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये कब बनाया गया था, और ये कौन से वो लॉज है जिनको कि एनफोर्स करता है, ठीक। आपका यूजीसी जो है इसने अभी क्या बोला है कि इंडिया फॉरेन यूनिवर्सिटी वो कौन सी होंगी जो टाइप कर सकती हैं, ठीक। बनस रेडियो और कॉम्युनिटी अभी जो चलाया गया है उस वो क्या मतलब जानकारी देगा। और दूसरी चीज़, बनस रिवर जो है आपको इसकी मैपिंग करनी है। जीसीटीएम जो है, क्या ये सिर्फ भारत के ही ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ध्यान देगा या पूरे वर्ल्ड के भी दे सकता है। एमसीएलआर जो है मैंने आप लोग को बताया, आसान भाषा में आप भी लिखने की कोशिश करिएगा। क्या ये हर बैंक का फिक्स्ड होता है या फिर वेरिएबल होता है, या आरबीआई सेट करता है या बैंक खुद सेट करता है, ये बताना। रैम्पा रेबेलियन जो है इसको एक बार पढ़िए जाके, स्पेक्ट्रम की बुक में दे रखा है, ठीक। पीजेंट या फिर ट्राइबल रिवोल्ट्स में ये दे रखा होगा, रंपा रिबेलियन इंपॉर्टेंट है। नेट पॉलरेक्स 8th एडिशन जो है ये किस चीज़ से संबंधित है ये बताइए। प्रीकास्ट कंक्रीट जो है इसके बेनिफिट क्या होते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में ये बताइए क्या सिर्फ एशियन कंट्रीज ही हैं और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक। ध्यान सुनो, क्या सिर्फ एशियन कंट्रीज ही हैं और कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये बताइएगा, ठीक है। और अभी जो है कहाँ पे ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आज के लिए यहाँ पे जो है अपना हम जो है 21 अप्रैल का आज के दिन क्या होता है, सिविल सर्विसेज डे होता है, ध्यान रखना। क्या थीम है या नहीं है, जो भी है उसको कमेंट करके बताइएगा। 25 अप्रैल को हमारा जो है यूपीपीएससी 12 जून को जो होने वाला एग्ज़ाम, उसका लास्ट जो है पेड ग्रुप चालू होने वाला है, इसके बाद नहीं खुलेगा, ठीक। तो उसको ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 9650347072 पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।